हेलो स्टूडेंट्स इन ऑल द वर्ड्स, उम्मीद है कि आप सब खेल से होंगे। जी दोस्तों, जो हमारा क्रैश कोर्स चल रहा था मेरा का, आज हमारा फोर्थ वीडियो लेक्चर है। आज के इस लेक्चर में हम जस्ट बायनोमियल थ्योरम चैप्टर को ही डिस्कस करने वाले हैं और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, अगर मैं बात करूं एनईडी यूनिवर्सिटी की, मेरा यूनिवर्सिटी की या कोच यूनिवर्सिटी की, तो ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, और इस चैप्टर में जितने भी ज्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आते हैं मेरा की टेस्ट में, वो मैंने सारे लिखे हैं और मैं आपको अच्छे तरीके से समझाऊंगा कि किस तरीके से किस पैटर्न से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पास्ट टेस्ट में कौन से क्वेश्चन आ चुके हैं, सारी चीजें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज के को देखें। अगर हम बायनोमियल थ्योरम चैप्टर की बात करें तो बायनोमियल थ्योरम में बायनोमियल एक्सपेंशन कैसे होती है, इसका थोड़ा मैं बैकग्राउंड आपको समझा देता हूं। देखिए, जैसे हम एक्सपेंशन पढ़ते हैं कि a + b अगर इसके ऊपर पावर 0 होता है तो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। जैसे हम इसको ओपन करेंगे तो 1 के बराबर आएगा। इसी तरीके से अगर हम a + b पावर 1 है तो इसको जब हम ओपन करेंगे पावर 1 है तो ये a + b के बराबर हो जाता है। ठीक है, इसको थोड़ा समझिएगा। उसी तरीके से अगर a + b पावर 2 को जब हम ओपन करेंगे तो ये a² + 2ab + b इसका जो हम फॉर्मूला पढ़ते हैं बेसिकली। ओके, उसी तरीके से अगर ये a + b पावर 3 होगा तो ये बराबर होता है a³ + 3a² b + 3ab² + b³ के बराबर होता है। इस तरीके से ये एक्सपेंशन ओपन होती है। ठीक, अब इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको नोट करनी है और इसी में से ही क्वेश्चंस आते हैं। अब ये जो एक्सपेंशन हो रही है a³ + 3a² b + 3ab² + b³, ये जो एक्सपेंशन हो रही है ये किस तरीके से हो रही है, किस फॉर्मूले से हो रही है, इसका एक इन जनरल फॉर्मूला होता है, उसको हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। देखिए, अगर यहाँ पर 4 है, अगर यहाँ पर 3 है तो इस तरीके से ओपन होगी। अगर यहाँ पर पावर 4 होगा तो भी ओपन होगी, पावर 5 पे ओपन होगी। इस तरीके से अगर ये पावर n हो जाए, n यहाँ पर कोई भी पॉजिटिव नंबर हो जाए ना, n इज पॉजिटिव, अगर n यहाँ पर कोई पॉजिटिव इंटीजर हो जाए तो फिर इसको हम कैसे ओपन करेंगे। इसका एक सिंपल फॉर्मूला होता है कि n कॉम्बिनेशन 0, पहले इस n को, n की जो भी वैल्यू होगी इसको n कॉम्बिनेशन 0 लिखेंगे। a के पावर, a का फुल पावर है ना, अब a का फुल पावर जो भी यहाँ पर n होगा, सो a का फुल पावर b का 0 पावर। पहले आप क्या करेंगे, a को फुल पावर देंगे। अब a पे कोई भी वैल्यू हो सकती है एक्सपेंशन में, जरूरी नहीं है a ही हो, x हो या कोई और वैल्यू हो सकती है। ठीक है, सो a के ऊपर फुल पावर होगा, b का पावर 0 होगा, प्लस n कॉम्बिनेशन 0 से ये n कॉम्बिनेशन 1 बन जाएगा। a का पावर n था ना तो a कम हो जाएगा, n - 1 मतलब a के पावर को कम करना है। b का पावर 0 था तो b का पावर बन जाएगा, मतलब b के पावर को इंक्रीज करना है। a के पावर को डिक्रीज करते जाना है, b के पावर को इंक्रीज करते जाना है। उसी तरीके से आगे क्रम देखें, n कॉम्बिनेशन 0, n कॉम्बिनेशन 1, n कॉम्बिनेशन 2 हो गया। a पावर n - 1 था, एक और कम हो जाएगा n - 2, b पावर 1 था, b पावर 2 बन जाएगा। उसी तरीके से आगे वाली क्रम देखें, n कॉम्बिनेशन 3, a पावर n - 2 था तो ये क्या बनेगा n - 3, b पावर 2 था तो क्या बनेगा b पावर 3। इसी तरीके से ये चलते चलते क्या होगा, n कॉम्बिनेशन 0, n कॉम्बिनेशन 1, n कॉम्बिनेशन 2, n कॉम्बिनेशन 3, n कॉम्बिनेशन 4 चलते चलते n कॉम्बिनेशन n तक आ जाएगा। a का पावर डिक्रीज होते होते 0 बन जाएगा और b का पावर इंक्रीज होते होते ये n के बराबर आ जाएगा। ठीक है, और ये जो एक्सपेंशन होती है ना, दिस इज नोन एज बायनोमियल एक्सपेंशन। इस एक्सपेंशन को हम बायनोमियल एक्सपेंशन कहते हैं और ये जो होती है ये बायनोमियल एक्सपेंशन की टर्म्स कहलाती हैं। और यहाँ पर ये nc0, nc1, nc2, nc3 दीज आर नोन एज बायनोमियल कोएफिशिएंट्स। इनको हम बायनोमियल कोएफिशिएंट के नाम से जानते हैं और इसी में से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने सारे वो पॉइंट्स लिखे, मैं आपको समझाऊंगा अच्छे तरीके से। देखें, अगर मैं आपको थोड़ी चीजें बताऊं यहाँ पर कि अगर यहाँ पर n पॉजिटिव है तो इसमें लेट्स सपोज इस एक्सपेंशन को देख लेते हैं। देखिए, अगर इसका पावर 0 था तो इसकी एक टर्म थी, है ना। अगर इसका पावर 1 है तो इसमें 2 टर्म्स आ रही हैं। अगर इसका पावर 2 है तो इसमें 3 टर्म्स आ रही हैं। अगर इसका पावर 3 है तो इसमें 4 टर्म्स आ रही हैं। अगर यहाँ पर n पॉजिटिव है और यहाँ पर n है तो इसमें कितनी टर्म्स आ जाएंगी, तो इसमें टर्म्स होगी n + 1। कितनी टर्म्स होगी, n + 1। अगर पावर 10 है तो 11 टर्म्स, अगर पावर 11 है तो 12 टर्म्स, मतलब एक उससे ज्यादा हो जाएगा। टर्म से क्या हो गया, लेकिन कंडीशन क्या है कि n पॉजिटिव होना चाहिए। अगर देखें, अगर यहाँ पर n नेगेटिव हो गया, अगर यहाँ पर n नेगेटिव या n फ्रैक्शन की फॉर्म में हो गया तो फिर इसमें इनफाइनाइट टर्म्स होती है। अपने पास लिखने पॉइंट, अगर a + b पावर n और n कोई नेगेटिव नंबर है, a + b पावर -1 है तो उसमें इनफाइनाइट टर्म्स आती है। अगर n नेगेटिव होगा तो उसमें इनफाइनाइट टर्म्स होगी। और यहाँ पर इसको लिखने का एक और तरीका भी होता है, अगर nc0 है तो उसको हम ऐसे लिखते हैं nc0, n कॉम्बिनेशन 0 है तो उसको हम ऐसे लिखते हैं n0। तो काफी बुक्स में ऐसा लिखा होता है। ठीक है, तो ये और ये बात सेम, ये मैंने कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखा है, कोई इशू नहीं। ओके, अब यहाँ पर nc0, nc1, nc2, nc3, nc4 these are known as binomial coefficients। इनको हम binomial coefficient के नाम से जानते हैं। और अगर मैं आपसे पूछूं कि a + b, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, अगर मैं आपसे पूछूं a + b इसका पावर है 10, इसका पावर क्या है 10, अगर इसका पावर 10 है तो उसमें टोटल कितनी टर्म्स होंगी, आप बोलेंगे 11 टर्म्स, क्योंकि पावर 10 पॉजिटिव है तो उसमें कितनी टर्म्स होंगी, 11 टर्म्स। लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इसकी 11 टर्म्स तो हैं, लेकिन इसकी फोर्थ टर्म का कोएफिशिएंट क्या होगा, बायनोमियल कोएफिशिएंट क्या होगा, इसकी फोर्थ टर्म का बायनोमियल कोएफिशिएंट क्या होगा। अब देखिए,
अगर MC0 इसका फर्स्ट बायनोमियल कोएफिशिएंट है, MC1 सेकंड बायनोमियल कोएफिशिएंट, MC2 थर्ड बायनोमियल कोएफिशिएंट, मतलब पहली टर्म का बायनोमियल कोएफिशिएंट MC0, दूसरी टर्म का MC1, तीसरी टर्म का MC2, चौथी टर्म का क्या है MC3। अगर फोर्थ टर्म का बायनोमियल कोएफिशिएंट पूछूंगा तो वो क्या होगा 10 कॉम्बिनेशन, क्योंकि यहाँ पर n है ना, तो n की जगह पे 10 आएगा, 10 कॉम्बिनेशन 3, तो ये इसकी चौथी टर्म का बायनोमियल कोएफिशिएंट बनेगा। इसी तरीके से ये बायनोमियल कोएफिशिएंट ही कहलाते हैं। ओके, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे आ जाते हैं। उम्मीद है कि थोड़ा बहुत आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे तो सारी चीजें मैं आपको इन ही फॉर्मूलेस के थ्रू ही समझाऊंगा। ठीक है, देखें पहली पॉइंट है कि नंबर ऑफ टर्म्स इन द बायनोमियल एक्सपेंशन इज 1 ग्रेटर देन इट्स इंडेक्स। जितनी भी बायनोमियल एक्सपेंशन में टर्म्स बनेगी वो उसके इंडेक्स से एक ज्यादा बनेगी। कब? जब n पॉजिटिव होगा, याद होनी चाहिए, जब n क्या हो पॉजिटिव हो। अगर n नेगेटिव हुआ तो फिर उसमें इनफाइनाइट टर्म्स आती है, याद होनी चाहिए। ठीक है, जैसे मैंने आपको बोला अगर 10 है तो 11 टर्म्स, 12 होगा 13 टर्म्स, 15 होगा 16 टर्म्स। अगर n पॉजिटिव है तो ये कंडीशन फॉलो होगी, उसमें एक टर्म ज्यादा हो जाएगी। अगर a + b पावर n है उसमें कितने टर्म्स होंगी? n + 1। तो ये क्वेश्चन आ चुका है मेरा। ओके, सेकंड पॉइंट क्या है? सम ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ a and b in each term of the expansion is equal to its index। इसका मतलब ये है कि जब आप इसको एक्सपेंड करेंगे ना, a + b पावर n, जब आप एक्सपेंड करेंगे तो a और b का दोनों पावर जो है, इंडेक्स जो है, इसका कोएफिशिएंट को यानी एक्सपोनेंट्स जो है a और b के एक्सपोनेंट्स को आप ऐड करें। जब आप ऐड करेंगे वो इंडेक्स के बराबर आ जाता है। देखें अगर इसमें हम एनालाइज करें थोड़ा, देखें यहां पर a क्यूब है तो इट मींस b पावर 0 है, अगर a क्यूब है तो इट मींस b पावर 0 है। इन दोनों के एक्सपोनेंट्स को ऐड करें, 0 + 3, जब आप 0 + 3 करेंगे तो इट मींस ये 3 आ रहा है और ये 3 इसका इंडेक्स है। तो इसका क्या है? इंडेक्स। मतलब a और b का जो पावर होगा, जो एक्सपोनेंट होगा, उस एक्सपोनेंट को सम करेंगे तो वो उसके इंडेक्स के बराबर हो जाता है। तो ये वही पॉइंट लिखी हुई है, सम ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ a and b in each term, हर टर्म में सेम होगा। देखिए यहां पर भी देखें, यहां पर पावर a का 2 है, b का 1 है तो 2 + 1 अगेन 3, a का 1 है, b का 2 है तो 3, b पावर 3 है तो a पावर 0, ये अगेन 3 बन रहा है। हर टर्म में a और b के एक्सपोनेंट्स को जब आप ऐड करेंगे वो एग्जैक्टली किसके बराबर आ जाएगा? इंडेक्स के बराबर आ जाता है। दूसरी पॉइंट यही कह रही है। तो पहली पॉइंट समझ में आ गई, दूसरी पॉइंट समझ में आ गई। तीसरी पॉइंट देखें, कोएफिशिएंट्स ऑफ द टर्म इक्विडिस्टेंस फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंडिंग आर इक्वल। इसका मकसद ये कि जब आप बायनोमियल कोएफिशिएंट्स को ओपन करते हैं तो पहली टर्म का बायनोमियल कोएफिशिएंट हमेशा बराबर हो जाता है लास्ट टर्म के बायनोमियल कोएफिशिएंट से। फिर सेकंड टर्म का बायनोमियल कोएफिशिएंट बराबर हो जाता है सेकंड लास्ट बायनोमियल टर्म के कोएफिशिएंट से। इसी तरीके से थर्ड वाला थर्ड लास्ट, फोर्थ वाला फोर्थ लास्ट। ठीक है, तो ये वही पॉइंट है कि जब आप बायनोमियल एक्सपेंशन को ओपन करते हैं तो पहली टर्म का कोएफिशिएंट लास्ट टर्म के कोएफिशिएंट के बराबर होगा, सेकंड टर्म का सेकंड लास्ट के बराबर होगा। मैं इन जनरल अगर मैं बात करूं तो ये MC0 है ना, अगर ये MC0 पहली टर्म का कोएफिशिएंट है तो ये किसके बराबर होगा? MCn के बराबर होगा। अगर ये MC1 की बात करूं तो MC1 किसके बराबर? इससे जस्ट पीछे, तो मतलब MCn-1, क्योंकि इससे पीछे वाला कौन सा होगा? MCn है तो इससे पीछे वाला MCn-1 होगा, तो MC1 बराबर हो जाएगा MCn-1 के। इसी तरीके से ये थर्ड टर्म कोएफिशिएंट अगेन थर्ड लास्ट के बराबर होगा, मतलब अगर थर्ड लास्ट देखेंगे तो ये क्या होगा? MCn-2, यही होगा ना। थर्ड का MC2 किसके बराबर होगा? MCn-2 के। थर्ड का थर्ड लास्ट के बराबर, फोर्थ का फोर्थ लास्ट के बराबर। ये वही पॉइंट कह रही है कि कोएफिशिएंट्स ऑफ द टर्म इक्विडिस्टेंस फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंडिंग आर इक्वल, हमेशा इक्वल होंगे। ये भी पॉइंट समझ में आएगी। चौथी पॉइंट है कि सम ऑफ टोटल बायनोमियल कोएफिशिएंट्स इन एक्सपेंशन a + b to the power n where n is positive is 2 power n। इसका मकसद ये है कि जब आप इसको ओपन करते हैं ना, a + b पावर n को जब आप ओपन करते हैं, इसके टोटल कोएफिशिएंट, ये कोएफिशिएंट है, ये दीस आर बायनोमियल कोएफिशिएंट्स, तो टोटल बायनोमियल कोएफिशिएंट का सम किसके बराबर होता है? 2 पावर n के बराबर होता है। वेयर n क्या है? जो उसका पावर होगा। लेट्स सपोज मैं आपसे ये पूछूं, लेट्स सपोज मैं आपसे ये पूछता हूं कि अगर यहां पर a + b पावर 5 है, a + b पावर 5, ये हम ऐसा करते हैं, ये डायरेक्टली हम कर देते हैं a + b पावर 3, इसकी बात कर देते हैं। ओके, a + b पावर 3 लेंगे। अगर a + b पावर 3 है तो उसके टोटल बायनोमियल कोएफिशिएंट का हमें सम फाइंड करना है। ठीक है, तो हमें पता है हमें सम फाइंड करना है, तो इट मींस 2 पावर n होगा, और n यहां पर किसके बराबर है? 3 के बराबर है, तो यहां पर 3 आ जाएगा, तो 2 पावर 3 किसके बराबर है? 8। मतलब इसको जब हम ओपन करेंगे तो इसकी हर बायनोमियल कोएफिशिएंट का सम किसके बराबर होगा? 8 के बराबर होगा। अब देखें इसका पहला बायनोमियल कोएफिशिएंट देखें 1 के बराबर है, तो मतलब इसका पहला कोएफिशिएंट 1, सेकंड वाले का 3, थर्ड टर्म का बराबर है 3 के, फोर्थ का किसके बराबर है? अगेन 1। जब आप इनको ऐड करेंगे 1 + 3 + 3 + 1 तो अगेन किसके बराबर आ जाएगा? 8 के बराबर हो जाएगा। तो वो ये वही चीज है कि जब आप किसी भी बायनोमियल एक्सपेंशन को ओपन करते हैं, अगर n पॉजिटिव है तो उसके टोटल कोएफिशिएंट्स का सम जो है, बायनोमियल कोएफिशिएंट का सम जो है वो किसके बराबर होता है? 2 पावर n के बराबर होता है। इसी तरीके से अगर आपसे मैं ये पूछूं कि a + b पावर 5 है, इसमें टोटल बायनोमियल कोएफिशिएंट का सम बताओ, आप बोलेंगे सर 2 पावर 5, 2 पावर 5 मींस 32, इसका करेक्ट आंसर 32। तो ये डायरेक्टली आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये पॉइंट समझ में आ गई आपको। उसके बाद है
और एक और चीज यहाँ पर नोट करने वाली है कि अगर मैंने आपको ये बोला कि n पॉजिटिव है, a प्लस b पावर n पॉजिटिव है, तो टोटल कोएफिशिएंट का सम क्या बनेगा 2 पावर n। अगर n यहाँ पर a प्लस b पावर n तो है, लेकिन अगर ये बीच में माइनस आ जाए ना, a माइनस b पावर n, a माइनस b पावर n, जैसे देखिए अगर ये हम ये फॉर्मूला ओपन करते हैं ना, अगर हम जैसे ये फॉर्मूला ओपन करते हैं तो ये क्या बनता है, देखिए इस फॉर्मूले को जब हम ओपन करते हैं माइनस वाले में और a माइनस b क्यूब, तो ये कैसे ओपन होता है, a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब, इसी तरीके से ओपन होता है, यही ओपन होता है। ठीक है, अब इसके टोटल कोएफिशिएंट को ऐड करें, टोटल कोएफिशिएंट को क्या करें, ऐड करें। इसका पहला कोएफिशिएंट 1 तो 1 आ जाएगा, दूसरा कोएफिशिएंट -3, तीसरा 3, लास्ट वाला -1। जब आप ऐड करेंगे तो 0 बन जाता है। तो हमेशा याद रखिएगा जब ये एक्सपेंशन a प्लस b टू द पावर n में ओपन होगी तो उसमें सारी टर्म्स पॉजिटिव होती है, लेकिन जब अगर a माइनस, अगर बीच में यहाँ पर माइनस आ जाए, यहाँ पर क्या आ जाए माइनस आ जाए, तो ये अल्टरनेटिव साइन में ओपन होगी। जैसे देखिए इसकी पहली टर्म पॉजिटिव, दूसरी नेगेटिव, तीसरी पॉजिटिव, चौथी नेगेटिव, तो इसकी टोटल कोएफिशिएंट का सम किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर आएगा। ठीक है, तो ये चीज याद होनी चाहिए कि अगर यहाँ पर प्लस की जगह अगर यहाँ पर माइनस आ जाए, अगर यहाँ पर माइनस आ जाए तो इसकी टोटल कोएफिशिएंट का सम 0 के बराबर आ जाता है। ये पॉइंट याद होनी चाहिए। तो मैंने नीचे वही पॉइंट लिखी है, देखें मैंने लिखा है कि सम ऑफ टोटल बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स इन द एक्सपेंशन a - b टू द पावर n वेयर n इज पॉजिटिव। मैंने लिखा ना अगर a - b है तो उसमें अल्टरनेटिव टर्म्स आती है, पहली पॉजिटिव, दूसरी नेगेटिव, तीसरी पॉजिटिव, चौथी नेगेटिव। इस तरीके से जब आप टोटल कोएफिशिएंट को ऐड करेंगे तो हमेशा किसके बराबर जाता है, 0 के बराबर। ये पॉइंट याद होनी चाहिए। अगर मैं आपसे ये बोलता कि a - b टू द पावर 5 है, इसके टोटल कोएफिशिएंट का सम बताओ, आप बोलेंगे सर 0। टोटल बाइनोमियल कोएफिशिएंट का सम 0 के बराबर जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, उसके बाद है पॉइंट नंबर 6, देखें sum of odd term binomial coefficients and even term binomial coefficients is always same, which is equal to 2 power n minus 1। अब इसका मतलब ये कि जैसे हम टर्म्स को ओपन करते हैं बाइनोमियल कोएफिशिएंट को, तो ये पहली टर्म है ना, ये दूसरी टर्म है, ये तीसरी टर्म है, ये चौथी टर्म है। अगर ये पहली टर्म है तो मतलब odd पोजीशन पर है, और ये सेकंड टर्म है तो इवन पोजीशन पर है, थर्ड टर्म है तो odd पोजीशन पर है, फोर्थ टर्म है तो इवन पोजीशन पर है। तो इसका मकसद यही है कि जब आप odd प्लेसेस वाली टर्म्स का बाइनोमियल कोएफिशिएंट ऐड करेंगे तो वो हमेशा बराबर जाता है इवन टर्म वाली जो भी प्लेसेस की बाइनोमियल कोएफिशिएंट होंगे उनके बराबर जाता है। इसका वही मकसद है। देखें जब आप ओपन करें, देखें मैं यही चीज इसी में ही आपको ये समझा रहा हूं। देखें जरा ध्यान से देखें, इसमें देखें इवन का, देखें पहले हम इवन का चेक करते हैं ना। देखें अगर इवन की बात करें तो इसका ये सेकंड टर्म है तो इवन पोजीशन वाली टर्म है तो इसका कोएफिशिएंट है 3। ये भी इवन टर्म कोएफिशिएंट है, लास्ट वाली फोर्थ है तो इवन है +1, तो मतलब इवन किसके बराबर आ गया, 4 के बराबर है। अब आ जाए ओड पे, देखें ये फर्स्ट टर्म है मतलब ओड पोजीशन पर है तो इसका कोएफिशिएंट है 1। बाइनोमियल कोएफिशिएंट याद रखना चाहिए, बाइनोमियल कोएफिशिएंट 1 है। ये लास्ट थर्ड वाली देखें, थर्ड वाली क्योंकि थर्ड पोजीशन पर है मतलब ओड पोजीशन पर है तो इसका कोएफिशिएंट है 3, तो ये भी किसके बराबर आ गया, 4 के बराबर। तो हमेशा याद रखिएगा जब आप ओड प्लेसेस बाइनोमियल कोएफिशिएंट या इवन प्लेसेस बाइनोमियल कोएफिशिएंट का सम निकालेंगे वो हमेशा सेम आता है, और उसका फार्मूला इन जनरल आपको याद होना चाहिए 2 पावर n - 1, टोटल का 2 पावर n। अगर आप इवन ओड पोजीशन चेक करेंगे तो 2 पावर n - 1, मतलब अगर a प्लस यहाँ पर अगर a प्लस b पावर n है, अगर a प्लस b पावर n है तो इसके टोटल ओड प्लेसेस वाले बाइनोमियल कोएफिशिएंट का सम किसके बराबर होगा, आप बोलेंगे सर 2 पावर 5 - 1। 2 पावर 5 - 1 मतलब 2 पावर 4 which is equal to 16 होगा, और इवन का भी 16 होगा, ओड प्लेसेस बाइनोमियल कोएफिशिएंट का सम भी 16 होगा। ठीक है, तो ये पॉइंट याद होनी चाहिए। ओड प्लेसेस इवन प्लेसेस कभी-कभी डायरेक्टली भी ये फार्मूला आ जाता है मेरा के टेस्ट में, क्वेश्चन टेस्ट में, दैट्स व्हाई ये पॉइंट आपको लिखनी है। ओके, उसके बाद देखें 7 पॉइंट, इफ n इज इवन, अगर n इवन है इन एक्सपेंशन a plus b to the power n where n is a positive, n पॉजिटिव कंडीशन चल रही है, has one middle term, empty means middle term, तो उसमें एक मिडिल टर्म होगी और वो कौन सी होगी, tn plus 2/2। इसका मकसद ये है कि जैसे देखें अगर ये a plus b पावर यहाँ पर पावर इवन था तो उसमें एक ही मिडिल टर्म बन रही है। देखें एक ही मिडिल टर्म बन रही है, तो मतलब अगर पावर इवन होगा, जरूरी नहीं है 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, 10 हो, 12 हो, इवन होगा तो उसमें एक ही मिडिल टर्म बनेगी, क्योंकि जब इवन होता है ना तो उसमें टोटल टर्म्स ओड आ जाती हैं, और ओड वाली सीक्वेंस में हमेशा मिडिल टर्म एक ही बनती है, तो दैट्स व्हाई एक ही मिडिल टर्म होगी, और वो कौन सी होगी, tn plus 2/2। इससे ये पता चलेगा कि कौन सी टर्म मिडिल टर्म है, कौन सी टर्म मिडिल टर्म। जैसे अगर मैं आपसे ये पूछूं कि a plus b पावर 8 है, a plus b पावर 8 है, तो उसमें मिडिल टर्म कौन सी होगी, तो आप बोलेंगे सर tn है ना, तो n की जगह 8 रख दें, तो ये होगा 8 plus 2/2, t8 plus 2 मतलब t10/2 मतलब t5, तो इसकी फिफ्थ टर्म जो होगी ना वो इसकी मिडिल टर्म बनेगी। तो फिफ्थ टर्म से एक्सपेंशन की जब आप इसको एक्सटेंड करेंगे तो इसकी फिफ्थ टर्म इसकी मिडिल टर्म बन जाएगी। ठीक है, तो अगर ये n इवन होगा तो उसमें एक मिडिल टर्म बनेगी। अब दूसरी पॉइंट देखें, इफ n इज ओड, अगर ये n ओड हुआ, जैसे यहां पर देखें, यहां पर n ओड था ना 3 था, तो उसमें टोटल 4 टर्म्स थी, 1 2 3 4,
तो इसमें मिडिल टर्म्स दो आ रही हैं, देखें 3a² b और 3ab², दो मिडिल टर्म्स आ रही हैं। तो वही पॉइंट है कि इफ n इज ओड, अगर n ओड होगा देन a + b टू द पावर n हैज टू मिडिल टर्म्स होंगे, और कौन सी होंगी? tn + 1/2 और tn + 3/2। अगर मैं आपसे ये बोलता ना, अगर मैं आपसे ये बोलता a + b पावर 11 है, तो इसमें अगर ये ओड है ना, तो इसमें दो मिडिल टर्म्स होंगी। कौन सी? एक होगी, देखें tn की जगह 11 रख दें, n की जगह 11 आएगा, 11 + 1 12, 12/2 6 t6, और दूसरी अल्टरनेटिव होगी क्योंकि t6 है तो दूसरी t7 ही होगी, तो t6 एंड t7 इसकी दो मिडिल टर्म्स बनेंगी। इस तरीके से होगा। अगर आपसे ये पूछा जाए कि इसको एक्सपेंड करो कौन सी टर्म बनेगी, तो आप एक्सपेंड करते हैं इन जनरल। मैं आपको फॉर्मूला भी समझाता हूं कि जनरल टर्म का फॉर्मूला कौन सा होता है। ठीक, अब आ जाते हैं एमसीक्यूज पर। ठीक है, जो मैंने पॉइंट्स आपको बताए वही पॉइंट्स मैंने लिखी है, जस्ट एमसीक्यू की फॉर्मेट में लिखी है ताकि आपको आईडिया हो जाए किस तरीके से एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। पहली पॉइंट है, पहला क्वेश्चन है नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द एक्सपेंशन a + b टू द पावर n। अगर n पॉजिटिव है तो, अगर इट्स लेट्स सपोज नेचुरल है, अगर n नेचुरल है तो इसमें कितनी टर्म्स होंगी? आप बोलेंगे सर अगर ये n नेचुरल है तो इसमें n + 1 टर्म्स होंगी। ओके, n + 1 टर्म्स। लेकिन अगर यहाँ पर n नेगेटिव होगा तो फिर इसमें n फाइनाइट टर्म्स होगी। याद रखिए। दूसरा क्वेश्चन है मिडिल टर्म इज द एक्सपेंशन a + b टू द पावर 7 इज डैश। अगर ये n ओड है ना, अगर ये n ओड है तो इसमें दो मिडिल टर्म्स बनेगी, दो मिडिल टर्म्स। देखिए tn + 1/2 तो t7 + 1 तो 8/2, t8/2 मतलब t4, तो इसकी पहली मिडिल टर्म बनेगी t4 और दूसरी डायरेक्टली t5। t4 एंड t5 की दो मिडिल टर्म्स बनेगी, तो यहाँ पर इसका नन ऑफ दिस करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, वैसा आपको याद होना चाहिए t4 एंड t5 की मिडिल टर्म बनेगी। इस तरीके से अगर 11 हो 13 हो आप इजीली चेक कर सकते हैं कौन सी मिडिल टर्म बनेगी। थर्ड क्वेश्चन है सम ऑफ टोटल बाइनरी कोएफिशिएंट्स a + b टू द पावर 5। यहाँ पर भी सॉल्व करना है, टोटल का फॉर्मूला होता है 2 पावर n, और 2 पावर n की जगह 5 रखेंगे, 2 पावर 5 which is equal to 32। तो इसमें टोटल बाइनरी कोएफिशिएंट का सम 32 के बराबर आ जाएगा। अगर इवन प्लेसेस का पूछा जाता तो आप करते हैं 2 पावर n - 1, तो मतलब 2 पावर 5 - 1 मतलब 2 पावर 4, 2 पावर 4 मींस 16, तो फिर आपका 16 आंसर आएगा। ठीक है, तो उस तरीके से हम चेक करते हैं। इवन प्लेसेस और प्लेसेस का सम बराबर होता है, लेकिन टोटल का सम 32 होगा। लेकिन अगर यहाँ पर बीच में माइनस होगा, अगर बीच में माइनस, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, दैट्स व्हाई ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर बीच में माइनस होगा तो टोटल कोएफिशिएंट का सम 0 हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, फिफ्थ टर्म इन द एक्सपेंशन x + y टू द पावर 7 इसकी फिफ्थ टर्म क्या बनेगी? अब देखें, अब आपको ओपन करनी है कि आपको क्या करनी है, इसकी फिफ्थ टर्म ओपन करनी है, तो कौन सी होगी? अब जब आपको फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म या nth टर्म कोई भी आपको ओपन करनी हो तो इन जनरल फार्मूला आपको याद होना चाहिए, कौन सा है? tr + 1 = n कॉम्बिनेशन r a पावर n - r b पावर r। ये जनरल फार्मूला होता है, कभी-कभी डायरेक्टली भी टेस्ट में एमसीक्यू में आ जाता है, जनरल फार्मूला टू फाइंड nth टर्म। ओके, अब देखिए इस फार्मूले को आप ओपन करेंगे आपको उसकी टर्म मिल जाएगी। देखें फिफ्थ टर्म पूछी जा रही है, तो इट मींस यहां पर r की वैल्यू क्या रखूं मैं? यहां पर r की वैल्यू क्या रखूंगी? यहां पर 5 हो जाए तो आप बोलेंगे सर ये 4, जब r 4 होगा तभी तो ये t5 बनेगा, तो ही हमें t5 फिफ्थ टर्म मिलेगी। तो n की वैल्यू यहां से मिल जाएगी आपको, n की वैल्यू क्या है? 7, तो ये होगा 7 कॉम्बिनेशन r की वैल्यू 5 नहीं है 4, r की वैल्यू 4। ओके, उसके अलावा a पावर n - r, a देखें a की वैल्यू यहां पर क्या है? x है, ये a है तो ये b है। ठीक है, a की वैल्यू x, तो x पावर n - r मतलब 7 - r, r मतलब 3, और b पावर r किसके बराबर है? 4 के बराबर। ठीक है, अब देखें ये होगा t5 = 7 कॉम्बिनेशन 4। मैंने आपको ट्रिक भी बताई कि 7 कॉम्बिनेशन 4 को आप डायरेक्टली ओपन करेंगे तो यहां पर इसका आंसर होगा 35। 7 कॉम्बिनेशन 4 35 होगा, और x पावर 7 - 3 4, और y पावर ये b है तो नहीं है तो y होगा, क्योंकि b y के बराबर है, तो ये y पावर 3 होगा। y पावर क्या होगा? 7 माइनस यहां पर r 4 होगा और y पावर 3 होगा। ठीक है, y पावर 4। ओके, क्योंकि ये 7 माइनस यहां पर x टू द पावर r माइनस, तो n माइनस r है तो n की वैल्यू 7 है, लेकिन r की वैल्यू 4 है, तो 7 - 4 y पावर r 4 हो जाएगा। इसी तरीके से यहां पर x पावर 3 होगा और y पावर 4 हो जाएगा, तो 35 x पावर 3 y पावर 4 करेक्ट आंसर होगा। 35 x पावर 3 एंड y पावर 4, तो ये सी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, इस तरीके से। तो 7 कॉम्बिनेशन 4 को मैंने आपको डायरेक्टली भी समझाया था, 7 कॉम्बिनेशन 4 है तो उसकी ट्रिक होती है 7 को 4 से सबट्रैक्ट करें तो मतलब बचेंगे 3, तो 7 को 3 टाइम बैकवर्ड ओपन करें, तो 7 6 5 जितने बचे थे वो नीचे फैक्टर, अगर 3 बचे तो 3 फैक्टर नीचे ओपन करें। अब इसको सॉल्व करें, 3 2 6 6 में कैंसिल, 7 5 35, तो इसका करेक्ट आंसर 35। इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। तो ये फार्मूला इन जनरल याद होना चाहिए, tr + 1 = n कॉम्बिनेशन r a पावर n - r b पावर। अगर आपको 10th टर्म चाहिए r की वैल्यू 7 होगी, अगर आपको 11th टर्म चाहिए r की वैल्यू 10 होगी, एक उससे कम होगी। ओके, क्वेश्चन नंबर है 5th, द टोटल the 10th term of the binomial coefficient of the expansion x plus y to the power 9। इजी क्वेश्चन है, देखें 10th टर्म बाइनोमियल कोएफिशिएंट। वैसे आप लोगों को पता है x plus y to the power 9 है, इसमें टोटल टर्म्स कितनी होगा? आप लोग सर अगर ये n है 9 है तो इसमें 10 टर्म्स होगी, तो इसमें 10 टर्म है,
अगर मुझे लास्ट टर्म का कोएफिशिएंट चाहिए, तो मैंने आपको भी बताया ना लास्ट टर्म का कोएफिशिएंट क्या होता है, NCN। अब n की वैल्यू तो 9 है ना, तो इट मींस ये होगा 9C9, तो 9C9 1 के बराबर होता है, तो इट मींस इसकी लास्ट टर्म का कोएफिशिएंट 1 ही बनेगा। ठीक है, वैसे अगर यहाँ पर 2x या 3y होता तो फिर ये 1 नहीं आएगा, याद रखिए, क्योंकि ये बायनोमियल कोएफिशिएंट है, कोएफिशिएंट नहीं है। बायनोमियल कोएफिशिएंट में डिफरेंस होता है, याद रखिए। ठीक है, तो अगर यहाँ पे ये वैल्यू चेंज होती तो फिर आप इसको ओपन करते इस फार्मूले के थ्रू, तभी आपको मिलता। लेकिन यहाँ पर क्योंकि ये 1 1 था, दैट्स व्हाई मैंने डायरेक्टली ये फार्मूला यूज किया NCN वाला, तो ये 1 आ गया। ठीक है, तो इसकी लास्ट टर्म का कोएफिशिएंट कभी भी डायरेक्टली ऐसे भी लिखा होता है, ठीक है, एक्चुअली में ऐसे लिखा होता है NCN, कभी-कभी ओपन हुआ होता है। ठीक है, तो ये कोई इशू नहीं है। 6 नंबर क्वेश्चन है, नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन 1/a + b, इसकी टोटल कितनी टर्म्स होंगी? आप बोलेंगे सर, कुछ जीनियस स्टूडेंट बोलेंगे सर 1/a + b है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a + b टू द पावर -1। अगर a + b और पावर नेगेटिव होगा तो इसमें इनफाइनाइट टर्म्स होंगी, जीनियस स्टूडेंट यही बोलेंगे ना, तो इसमें इनफाइनाइट टर्म्स होंगी। ठीक है, तो कभी-कभी ऐसे भी लिखा होता है क्वेश्चन में, ऐसे भी लिखा होता है, तो अगर ऐसे आ जाए तो आप समझ लीजिएगा इसमें इनफाइनाइट। अगर यहां पर a² भी होता तो भी इसमें इनफाइनाइट टर्म्स। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, सम ऑफ ऑल न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट्स ऑफ x - y टू द पावर 4। मैंने आपको अभी चीज बताई कि अगर यहां पर a - b है तो इसमें अल्टरनेटिव टर्म्स आती है। अगर अल्टरनेटिव टर्म्स होंगी तो टोटल सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स ऑलवेज इक्वल्स टू 0, ऑलवेज इक्वल्स टू 0, 0 के बराबर होते हैं। उसके बाद क्योंकि जो हम फार्मूला पढ़ते हैं ना टोटल कोएफिशिएंट का 2 पावर n, वो अप्लाई तब होता है जब प्लस में बीच में प्लस हो। ठीक है, याद रखिए। उसके बाद कोएफिशिएंट्स ऑफ द फोर्थ टर्म इन द एक्सपेंशन 1 + b टू द पावर 10। अब देखिए, जब इसको हम ओपन करते हैं, वैसे यहाँ पर ये 1 और b है, अगर ये a b होता तो भी आप चेक कर सकते थे। तो इस एक्सपेंशन की फोर्थ टर्म का कोएफिशिएंट हमें चाहिए। देखें NC, थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि NC0 जो है, NC0 पहली टर्म का कोएफिशिएंट होता है, NC1 दूसरी टर्म का, NC2 तीसरी टर्म का, NC3 चौथी टर्म का होता है। अब यहाँ पर n की वैल्यू 10 रिप्लेस करते जाएं, तो यहाँ पर ऊपर आ जाएगा 10, यहाँ पर भी आ जाएगा 10, यहाँ पर भी आ जाएगा 10, यहाँ पर भी आ जाएगा 10। तो हमें फोर्थ टर्म का चाहिए, तो पहली टर्म, दूसरी, तीसरी, चौथी को 10 कॉम्बिनेशन 3 इसकी चौथी टर्म का कोएफिशिएंट होगा। ओके, तो इस तरीके से आप डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, rth टर्म इन द एक्सपेंशन में होता है ना, जनरल टर्म का फार्मूला कभी-कभी डायरेक्टली ऐसे भी एमसीक्यू में पूछा जाता है। rth टर्म इन द एक्सपेंशन a + b टू द पावर n, where n is a positive is dash। तो n कॉम्बिनेशन r, a पावर r, b पावर n - r, या n कॉम्बिनेशन r, कभी-कभी यहां पर ऐसे भी लिखा होता है। ये चीज याद हो जाएगी कैसे, कि अगर यहां पर ऐसे लिखा है, ऐसे भी होता है NC0। ठीक है, लेकिन कभी-कभी यहां पर ओपन भी किया होता है, कॉम्बिनेशन का फार्मूला n - r फैक्टोरियल इनटू r फैक्टोरियल, इसे भी लिखा होता है। ये एनडी की टेस्ट में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो यहां पर n कॉम्बिनेशन का वही फार्मूला है, n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n - r फैक्टोरियल, तो r फैक्टोरियल n कॉम्बिनेशन ही है, a पावर n - r b पावर r, तो आपका ये बी ऑप्शन करेक्ट है। लेकिन अगर ये NC0 हो, अगर NCR हो या ऐसे फार्मूला ओपन हुआ हो तो आप चेक कीजिएगा, कभी-कभी ऐसे भी आता है। ओके, तो ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। 10th क्वेश्चन है, 6th टर्म इन द एक्सपेंशन 1 + 2x पावर 6, इसकी 6th टर्म चाहिए, 6th टर्म। ओके, तो अगेन आप क्या करेंगे, इसको आप ओपन करेंगे इस फार्मूले के थ्रू, tr + 1 n कॉम्बिनेशन r, a पावर n - r, b पावर r, इस फार्मूले के थ्रू आप इसको ओपन करें। अगर आपको 6th टर्म चाहिए तो r की वैल्यू आप 5 रखेंगे, r की वैल्यू 5 यहां रखें, n की वैल्यू पर आपको 6 गिवन है, a की वैल्यू 1 होगी, b की वैल्यू 2x होगी। यहां पर इसमें पुट करें, इसको सॉल्व करें और ये आपको ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व कीजिएगा, इसको खुद सॉल्व कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपको खुद सॉल्व करना है, इसका आंसर ऑप्शन भी मैंने आप इसको चूज करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 है, द बाइनोमियल कोएफिशिएंट ऑफ द इंडिपेंडेंट टर्म x इन द एक्सपेंशन x + 1/x टू द पावर 10। इसका मकसद ये है कि जब आप इसको ओपन करेंगे x + 1/x को, तो देखिए जब आप इसको ओपन करते हैं तो a और b को हम मल्टीप्लाई करते हैं ना, a और b को हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो x और 1/x कहीं ना कहीं एक टर्म पे जाके मल्टीप्लाई होंगे, है ना, x और 1/x कहीं ना कहीं एक टर्म पे जाके मल्टीप्लाई होंगे। अगर मल्टीप्लाई होंगे तो x 1/x मल्टीप्लाई होके कैंसिल हो जाएंगे, तो x वाली टर्म ही नहीं बचेगी। अगर x वाली टर्म नहीं होगी, दैट टर्म इज नोन एज इंडिपेंडेंट टर्म ऑफ x। ओके, तो ये वही चीज है, द बाइनोमियल कोएफिशिएंट बताओ किसका, इंडिपेंडेंट टर्म ऑफ x की इंडिपेंडेंट टर्म का मतलब जिसमें x ही ना हो, इन द एक्सपेंशन x + 1/x टू द पावर 10। अब क्वेश्चन ऐसे आता है मेरा में, लेकिन सॉल्व कैसे करना है उस पे थोड़ा फोकस करें। देखिए, तो मतलब हमें टर्म चाहिए, हमें क्या चाहिए, टर्म के कौन सी टर्म है जिसमें x नहीं होगा। तो टर्म फाइंड करने के लिए पहले मुझे r फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि अगर r 3 है तो टर्म 4 हो जाएगी, r2 है टर्म 3 हो जाएगी, r10 है टर्म 11 हो जाएगी, मतलब r से ही कनेक्ट है टर्म। अगर r मिल गई तो कनेक्ट मुझे मतलब टर्म मिल जाएगी। ओके, देखें तो मतलब मुझे फार्मूला ये यूज करना है, लेकिन इसमें से मुझे r फाइंड करना है। देखें थोड़ा ध्यान से देखें, ये होगा tr + 1 n कॉम्बिनेशन r, a पावर n - r, b पावर, फार्मूला यही ओपन होगा। ध्यान से देखिएगा, tr + 1 क्योंकि r की वैल्यू पता नहीं है तो r को छोड़ दें,
n आपको पता है 10 के बराबर है, तो ये होगा 10 कॉम्बिनेशन r पता नहीं, a की वैल्यू किसके बराबर है, x के बराबर, तो ये x पावर n माइनस r मतलब 10 माइनस r, और b किसके बराबर है 1 अपॉन x के, तो 1 अपॉन x पावर r का पता नहीं है हमें। ओके, अब देखें t r प्लस 1 तो सेम ही रिपीट होगा, लेकिन ये 10 कॉम्बिनेशन r और ये होगा x टू द पावर 10 माइनस r सेम लिखा मैंने, और ये r दोनों के ऊपर पावर है, तो उसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 अपॉन x टू द पावर r, ऐसे लिख सकता हूं। ठीक, उसके बाद देखिए ये 10 कॉम्बिनेशन r होगा, ये x पावर 10 माइनस r और ये होगा x पावर माइनस r। जब आप इसको ऊपर ले जाएंगे तो x के ऊपर पावर r था, ऊपर जाके ये पावर नेगेटिव r बनेगा। अब क्योंकि बेसिस सेम है तो पावर को ऐड कर सकते हैं, तो इट मींस x टू द पावर 10 माइनस r दोनों ऐड हो जाएंगे तो -2r हो जाएगा। अब देखें मुझे ये 10cr सेम ही रहेगा। ओके, मुझे देखें मुझे क्रम चाहिए इंडिपेंडेंट ऑफ x। इंडिपेंडेंट ऑफ x मींस जिसमें x ना हो, और x तब नहीं होगा जब x के ऊपर पावर 0 होगा। जब x के ऊपर पावर 0 होगा तब भी x नहीं होगा ना, तो इट मींस मुझे ये जो पावर है ना इसका, इसको 0 के बराबर करना है ताकि मुझे r की वैल्यू मिल जाए। तो 10 - 2r = 0। इसके x का ऊपर जो पावर था, क्योंकि x इंडिपेंडेंट चाहिए मुझे, तो इसके ऊपर पावर है ना उसको 0 के बराबर कर दें। तो यहां से आप सोल्व करेंगे तो r की वैल्यू मिल जाएगी आपको 5। r की वैल्यू क्या मिलेगी 5। अब देखें अगर r की वैल्यू 5 मिल गई तो इट मींस ये 6th टर्म है, क्योंकि मैंने आपको बोला अगर r 5 है तो 6 टर्म होगी, अगर r 6 है तो 7 टर्म होगी। अगर r 5 है तो इट मींस 6 टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x होगी। जब आप इसको ओपन करेंगे इसकी 6th टर्म में x नहीं होगा, सिर्फ कोएफिशिएंट होगा। अब मुझे बताएं अगर 6th टर्म का कोएफिशिएंट मुझे फाइंड करना है, 6th टर्म का कोएफिशिएंट, तो MC0 पहली टर्म का कोएफिशिएंट, MC1 दूसरी टर्म का, MC2 तीसरी का, MC3 चौथी का। इसी तरीके से अगर मुझे 6th टर्म का चाहिए तो MC5 होगा, MC5 होगा, क्योंकि मुझे 6th टर्म का कोएफिशिएंट चाहिए तो एक उससे कम होता है ना। पहली टर्म का 0 है, दूसरी का 1 है, तीसरी का 2 है, चौथी का 3 है। अगर 6 चाहिए तो MC5 होगा। अगर MC5 है तो n की वैल्यू किसके बराबर है, यहां देखिए n की वैल्यू 10 के बराबर, तो ये होगा 10c5। तो मतलब इसकी 6th टर्म का कोएफिशिएंट जो कि इंडिपेंडेंट ऑफ x है वो होगा 10 कॉम्बिनेशन 5, तो इट मींस ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ x के क्वेश्चन को इस तरीके से सोल्व करना होता है। अब एक और चीज नोट कर लें, आप ऐसे ही सोल्व करेंगे, लेकिन बाय चांस जरूरी तो नहीं है ना कि r की वैल्यू ही पॉजिटिव आ जाए, जरूरी नहीं है। अगर आपको r की वैल्यू यहां पर लास्ट में r की वैल्यू अगर नेगेटिव आ गई या r की वैल्यू फ्रैक्शनल आ गई तो आप क्या बोलेंगे, देयर इज नो इंडिपेंडेंट टर्म इन दैट एक्सपेंशन। फिर उस एक्सपेंशन में इंडिपेंडेंट टर्म x वाली नहीं होगी। अगर r की वैल्यू नेगेटिव आ गई या फ्रैक्शनल आ गई तो आप क्या बोलेंगे, देयर इज नो इंडिपेंडेंट टर्म ऑफ x इन दैट एक्सपेंशन। ये चीज अपने पास नोट कर लें। जरूरी नहीं है हर एक्सपेंशन में r की वैल्यू मिल जाए, हमें पॉजिटिव मिलेगी तो इट मींस इंडिपेंडेंट ऑफ टर्म जो है x की वो है, लेकिन नेगेटिव या फ्रैक्शनल आ गई तो इट मींस देयर इज नो इंडिपेंडेंट टर्म ऑफ x containing in that expansion। ओके, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद देखिए मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन x + y to the power 8 is dash। तो इसकी मिडिल टर्म हम फाइंड करने हैं। तो मुझे पता है अगर ये n इवन है तो इसमें एक ही मिडिल टर्म होती है। ठीक, वो कौन सी होती है, अब बोलेंगे सर tn + 2 अपॉन 2, मैंने आपको अभी बताया था ना, अगर n इवन होगा तो इसमें एक मिडिल टर्म बनेगी tn + 2 अपॉन, ये हमने डिस्कस किया। अब देखिए n की जगह 8 रख दें तो ये होगा t8 + 2 10 अपॉन 2 5। तो मतलब 5th टर्म जो है ना, 5th टर्म इसकी मिडिल टर्म बनेगी। अब इसकी 5th टर्म आप खुद ओपन करिएगा। 5th टर्म ओपन करने के लिए आप ये फार्मूला यूज करेंगे, r की जगह 4 रखेंगे। ये सारी चीजें आपने पढ़ी है, क्योंकि रिवीजन है तो रिवीजन में मैं कुछ ऐसी चीजें जो मैं डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर रहा हूं, आपको होमवर्क दे रहा हूं ताकि आप उसको सॉल्व करें। आपने चीजें पढ़ी हैं, ठीक है। तो क्विक रिवीजन में यही होगा कि मैं चीजें आपको जस्ट इजीली समझाता जाऊंगा कि इस तरीके से इस पैटर्न में क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है ताकि अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको हैंडल कर सकें। ठीक है, उसको आप सोल्व कीजिएगा। t5 मतलब इसकी मिडिल टर्म आप फाइंड कर लीजिएगा। ओके, उसके बाद है सम पार्टिकुलर केसेस ऑफ द एक्सपेंशन 1 + x टू द पावर n। कभी-कभी नहीं, लास्ट ईयर भी इसका क्वेश्चन आया था 1 + x टू द पावर n में। ठीक है, 1 + x टू द पावर n में। अब यहां पर n अगर -1 है, अब थोड़ा नोट कीजिएगा क्योंकि कभी-कभी डायरेक्टली आपको ये सीरीज गिवन होती है। ठीक है, बायनोमियल सीरीज आपको गिवन होती है, और बायनोमियल सीरीज में कभी-कभी आपसे ये भी पूछते हैं कि इसकी बायनोमियल एक्सपेंशन बताओ किसके बराबर है, तो नीचे ऑप्शंस गिवन होते हैं। और लास्ट ईयर इसी से ही क्वेश्चन आया था, ये ऑप्शंस आपको गिवन थे। लेकिन कभी-कभी ऐसे भी कहते हैं कि इस एक्सपेंशन की चौथी टर्म बताओ क्या होगी, तो चौथी टर्म x पावर 3 होगी। या ऐसे पूछते हैं कि इसकी 5th टर्म क्या होगी, इसकी 10th टर्म क्या होगी, पॉजिटिव होगी, नेगेटिव होगी, इस तरीके से। लेकिन मैं आपको इसकी याद करने का सिंपल तरीका बताता हूं। देखें, अगर 1 - x ऊपर, अगर इसके अंदर भी माइनस है ऊपर भी माइनस है तो सारी टर्म्स पॉजिटिव आएंगी। 1 + x पावर बढ़ाते जाओ, +x² पावर और बढ़ाओ, x³ पावर और बढ़ाओ, x पावर 4 1 प्लस, क्योंकि x पावर 0 था यहां पर, x पावर 0 फिर x पावर 1 x पावर 2 x पावर 3, सारी टर्म्स पॉजिटिव में ऐड करते जाओ। उसको ओपन करेंगे इस तरीके से। अगर मैं आपसे ये पूछूं चौथी टर्म का x का पावर 3 है, तो अगर मैं आपसे ये बोलूं कि इसकी 11th टर्म बताओ, बोले सर x पावर
10, क्योंकि चौथी टर्म का पावर 3 है तो 11th टर्म का पावर 10 होगा। 15th टर्म पूछूं तो आप बोलेंगे सर x पावर 14, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं मेरा में। कभी कभी ये डायरेक्टली सीरीज भी होती है और ऑप्शन में कभी कभी आपसे टर्म पूछते हैं, खाली के टर्म बताओ इसकी क्या होगी, तो ये आपने। उसके बाद अगर अंदर प्लस है लेकिन ऊपर माइनस है तो अल्टरनेटिव टर्म्स होंगी, टर्म्स वही होंगी। पहले x का पावर, यहां पर x का पावर क्या था 0, फिर x पावर 1, x पावर 2, x पावर 3, वो तो सेम चलेगा लेकिन अल्टरनेटिव साइन के साथ। पहली टर्म पॉजिटिव, दूसरी नेगेटिव, तीसरी पॉजिटिव, चौथी नेगेटिव, पांचवी अगेन पॉजिटिव। अब मुझे बताइए अगर मैं आपसे ये बोलूं 10th टर्म बताओ, इसकी 10th टर्म 1 + x टू द पावर -1, तो आप बोलेंगे 10th टर्म में x पावर 9 होगा लेकिन वो पॉजिटिव होगा नेगेटिव, आप चेक करते जाएंगे, पहली पॉजिटिव दूसरी नेगेटिव, इस तरीके से आप चेक करेंगे कौन सी पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। तो इस पैटर्न से क्वेश्चन आते हैं, ये दो चीजें होंगी, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। तीसरा फॉर्मूला है अगर 1 - x पावर -1 ना हो, -2 हो, क्या हो -2 हो, तो -2 होगा तो अंदर भी माइनस ऊपर भी माइनस, तो सारी टर्म पॉजिटिव होंगी लेकिन सीरीज कैसे चलेगी 1 + 2x। अब नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट करते जाओ ना, यहां पर देखें 1 x पावर 0 था ना, ये नेचुरल नंबर्स ही ना, देखें 1 फिर क्या है 2 फिर 3 4, इस तरीके से नेचुरल नंबर्स मल्टीप्लाई करते जाओ लेकिन पावर x का वही बढ़ाते जाओ। 1 फिर 2x पावर 1 + 3x पावर 2 + 4x पावर 3, इसी तरीके से आप ये चलाते जाएंगे। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इस एक्सपेंशन का 1 - x टू द पावर -2 एक्सपेंशन का इसकी 10th टर्म बताओ, तो आप बता सकते हैं, आप बता सकते हैं, इस पैटर्न से क्वेश्चन आते हैं। फोर्थ वन क्या है 1 प्लस, अब यहां पर माइनस नहीं अगर प्लस होगा, अगर भी अंदर प्लस है ऊपर माइनस है तो फिर क्या होगा, इसकी अल्टरनेट टर्म्स होंगी, यानी टर्म आपकी सीरीज वही ओपन होगी लेकिन अल्टरनेटिव साइन के साथ, पहली पॉजिटिव दूसरी नेगेटिव तीसरी पॉजिटिव चौथी नेगेटिव, इस तरीके से चलाते जाएंगे। अगेन वही नेचुरल नंबर्स का ही मल्टीप्लिकेशन ही हो रहा है, ठीक है, वो तो सेम ही चल रहा है लेकिन टर्म्स आपकी अल्टरनेटिव ही आएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको ओपन करते हैं। लेकिन कभी कभी वो इतने चालाक होते हैं ना कि आपको ये क्वेश्चन इस पैटर्न से देते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। देखें ये 1 - x पावर -1 है ना, आपको ऐसे दे देते हैं 1/1 - x। अब मुझे बताएं क्या इसमें और इसमें कोई फर्क है? कोई फर्क नहीं है ना, 1/1 - x हो या इसको s से लिखा हो, बात तो सेम ही है ना। तो कभी कभी s से भी पूछते हैं, याद रखना चाहिए। अगर मैं इसको लिखूं तो आप बोलेंगे सर ये 1/1 + x, अगर मैं s से लिखूं इसको तो ये 1/1 - x पावर 2 है। अगर इसको लिखूं तो ये किसके बराबर है 1/1 - x 1 + x ये स्क्वायर है। तो अगर s से लिखा हो या s से लिखा हो कोई फर्क नहीं है, बस आपको याद होना चाहिए कि सीरीज कैसे ओपन होगी। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लास्ट ईयर भी इसमें से क्वेश्चन आया था और इस साल भी इसमें से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। दैट्स व्हाई ये सीरीज आपको याद होनी चाहिए। यहां तक ये था आपका चैप्टर बायनोमियल थ्योरम। उम्मीद है कि आपको चीजें समझ में आ गई होंगी, जो एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें आती हैं वो सारी मैंने आपसे डिस्कस करी। ओके, तो ये था आपका बायनोमियल थ्योरम का चैप्टर जो हमने कंप्लीट डिस्कस कर लिया है कि वन शॉट में। अब अपकमिंग लेक्चर में हम ट्रिग्नोमेट्री के 3 चैप्टर से लेकर हम एक ही वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे और बहुत ज्यादा इजी तरीके से मैं आपको समझाऊंगा और वही डायरेक्टली क्वेश्चन मैं आप लूंगा जो ज्यादातर मेरान और क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। तो मैं डायरेक्टली उन्हीं एमसीक्यूज को ऐड करूंगा और पास्ट ईयर से क्वेश्चन भी मैं उसमें ऐड करूंगा। अगर आपने क्रैश कोर्स ज्वाइन नहीं किया तो गिवन नंबर पर कांटेक्ट करके आप क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें कंप्लीट आपका क्लास फर्स्ट ईयर एंड क्लास इंटर रिवीजन हो जाएगा। अगर आप एकेडमी में पढ़ चुके हैं या आप रिवीजन करना चाहते हैं, कोई रिवीजन तो आप कर सकते हैं। गिवन नंबर पर कांटेक्ट करके आप हमारा क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। फ्रॉम 1 मई टू 20 मई आपकी टेस्ट होगी, 22 मई मिलते हैं अपकमिंग लेक्चर में, ट्रिग्नोमेट्री लेक्चर में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी हेल्थ का ख्याल रखिएगा, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।